हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हूँ कि अच्छे होंगे। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए हुए थे कि मैम प्लीज़ जो हमारा सिलेबस है वो पूरा कवर कराएं, यूट्यूब पे ही अच्छे से समझ में आता है। आप अच्छा पढ़ाते हो तो बच्चों टेंशन ना लो, जो मेरे कॉलेज के हैं वो तो हैं ही, और जो अदर्स कॉलेज के भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं तो वो भी टेंशन ना ले। आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर होगा। जो अपना ये सिलेबस चल रहा है, जो मैंने क्रम डाल रखे हैं 1 2 3 4 5 6, ये सारा का सारा आपका बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम का है। और बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम के साथ साथ ये आपके नेट में, सेट में, पीएचडी में, एमए के एंट्रेंस टेस्ट में, और जो आप जीके पढ़ते हो ज्योग्राफी में, पीजीटी वगैरह में, उसमें हर उस चीज़ में ये आपके बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो वो बच्चे भी आराम से इसको देख सकते हैं जो जीके की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। तो चलो वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। भी जो अपना आज का टॉपिक है वो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, जो अपने चैप्टर का लेसन नंबर 8 है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। तो इसमें आपने क्या करना है, ये आपको याद करना ही करना है। 99% ये क्वेश्चन आता ही रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, समझना है। और कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में आप डाल सकते हो कि समझ में नहीं आए। और साथ ही साथ बच्चे ये भी डालना है, क्योंकि आज मेरे पास बोर्ड अवेलेबल नहीं है, इसलिए पीडीएफ बना के मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। तो आप कमेंट में ये डालो कि अगर पीडीएफ से आपको ज़्यादा बेटर समझ में आता है तो मैं पीडीएफ बना के आपको बता दिया करूँगी। अगर आपको ये लगे कि बोर्ड पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है तो मैं बोर्ड पे लेकिन अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है बोर्ड, मैं कहीं बाहर हूँ, इसलिए वहाँ से ही मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ। तो आज का जो अपना महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, ये जो सर्वप्रथम किसने किया था, इसका जो सर्वप्रथम है ये आपके 1596 में इब्राहिम ऑस्ट्रेलियस ने अपनी पुस्तक जो टेजरस जोग्राफिक्स में महाद्वीपों की तट रेखाओं को आपस में फिट होने की संभावना बताई थी। जो आपका वर्ल्ड का मैप है उसमें सारे के सारे महाद्वीप है वो एक जगह होने का बताया था। क्या हम उनको एक जगह करते हैं तो वो आपस में फिट हो जाते हैं। तो जिक्र कहाँ से शुरू हुआ था, 1596 से। और उसके बाद में 1626 में अंग्रेजी दार्शनिक जो बेकन थे फ्रांसीसी, उन्होंने क्या कहा था, समायोजन की बात की थी। समायोजन का मतलब होता है जो आपका वर्ल्ड के पूरे जो आपका मैप है, जहाँ भी आपके अभी जो महाद्वीप हैं वो किसी टाइम पे क्या थे, इकट्ठे थे। उसके बाद में जो आपके एंटोनियो स्नाइडर है, उन्होंने 1858 में अपनी पुस्तक में सृष्टि एवं उसके उद्घटित जो रहस्य हैं उसमें महाद्वीपों के प्रवाहित होने की क्या बताई थी, विचारधारा को सुझाया था। प्रवाहित होने का मतलब क्या बताया था इन्होंने, जो आपके महाद्वीप हैं दो तरीके से बताया था। आपके वैगनर ने आगे अपन पढ़ेंगे, यानी ऊपर जो आपकी सियाल और सीमा अपन ने पढ़ा था पीछे, और जिस बच्चे ने ना पढ़ा होगा तो अपन इसमें डाल देंगे, आप चेक कर लेना। मैंने बना रखा है उसके ऊपर वीडियो। जो आपके सियाल सीमा है वो क्या थी, आपकी सीमा पे तैर रहा है, यानी महाद्वीप जो महासागरीय जो सतह है, नीचे जो ऊपर वाली परत है वो नीचे वाली परत पे तैर रही है। तो इसने क्या कहा था कि महाद्वीप क्या कर रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं। फिर 1908 में अमेरिकन भूवैज्ञानिक एफ बी टेलर ने क्या कहा था, सर्वप्रथम महाद्वीपों के क्षेत्रीय स्थानांतरण की परिकल्पना प्रस्तुत की थी कि महाद्वीपों का क्या हो रहा है, धीरे धीरे स्थानांतरण हो रहा है, यानी अपने स्थान से कोई पश्चिम की तरफ, कोई पूर्व की तरफ, कोई उत्तर पूर्व की तरफ, ऐसे अभी भी क्या कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं, अभी भी क्या कर रहे हैं, वो प्रवाहित हो रहे हैं। तो ये आपका जो बिडेलर का 1909 में है, ये इन्होंने दी थी 1910 में दी थी, जो अपना ये जो सिद्धांत दिया था ये। इसके बाद में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपका है वेगनर का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वेगनर ने ये कब दिया था, वेगनर ने 1912 में इस सिद्धांत को दिया था। 1912 में इस सिद्धांत को दिया था। वेगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत प्रस्तुत किया था किसमें, 1912 में। तो इसके बाद में जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है और इसका विचार प्रस्तुत किया, यानी दिया तो 1912 में था, लेकिन सामने कब आया था ये, 1915 में। और कई जगह है ये, जैसे बीए फर्स्ट ईयर में 1924 के समथिंग है कि 1924 में इनका इंग्लिश वर्जन आया था, क्योंकि ये क्या है, जर्मन भूगोलवेता हैं।
तो जर्मन भाषा में इन्होंने लिखा था। तब इतना मशहूर नहीं हुआ था इनका ये सिद्धांत, लेकिन इंग्लिश वर्जन आते ही पूरे दुनिया में इसकी धूम मच गई थी, अच्छे से सारे वर्ल्ड में फैल गया था। तो उसके बाद में अपन करते हैं कि अल्फ्रेड वेगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, यह विचारधारा क्या थी? वर्तमान महाद्वीपों के विन्यास और उनके तटवर्ती क्षेत्रों की आकृति को प्रमाण सहित व्याख्या प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। यानी जो आपके महाद्वीप हैं वो अभी देखो आगे देखेंगे अपन, उसमें एक महाद्वीप को दूसरे महाद्वीप के पास लेके आते हैं तो वो ऐसे लगता है कि हाँ कभी ना कभी किसी लाखों करोड़ों वर्ष पहले ये इससे जुड़ा हुआ जरूर होगा। तो इन्होंने बहुत सारे तथ्य दिए थे, प्रमाण दिए थे अपने। ये क्या है, जो वेगनर है ये जलवायु वेत्ता था। इनके दिमाग में कब आया? ये जलवायु वेत्ता था और ये सोच रहे थे कि एक ही यानी भूतकाल में हुए जलवायु संबंधी जो परिवर्तन है ये कैसे हो जाते हैं, यानी एक ही जगह की जलवायु चेंज कैसे हो जाती है। यानी जैसे अपन फॉर एग्जांपल लें कि अभी हिमानी है, यानी उत्तरी ध्रुव लगा लो या दक्षिणी ध्रुव लगा लो, वहाँ हिम की चादर ही चादर है, ठीक है, बर्फ़ ही है। तो अगर वहाँ बर्फ़ है तो एक पत्ता भी नहीं पनप पाता, तो पूरा पेड़ कहाँ से पनपेगा? तो वहाँ इन्होंने देखा, शोध किया और देखा भी था कि, और पता भी है आप लोगों को भी कि वहाँ पे ये जो कोयले का निक्षेप मिला था। तो कोयले का निक्षेप कैसे बनता है कोयला? जब लाखों करोड़ों वर्ष क्या हो जाते हैं, जब पेड़ पौधे पत्तियाँ होती हैं आपकी वो नीचे ज़मीन के नीचे दब जाती हैं, उससे क्या बनता है? आपके कोयले का निर्माण होता है। तो अगर हिम हिम जहाँ पे हिम है उसके नीचे कोयला मिलता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जलवायु चेंज होगी। और क्या था, जलवायु चेंज होगी तो इसका मतलब यहाँ कभी ना कभी पेड़ पौधे हुए होंगे, तभी तो कोयले के निक्षेप मिले। तो ऐसे बहुत सारी इन्होंने प्रमाण दिए हैं जो अपन आगे देखेंगे। तो जो जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए वेगनर ने क्या किया, दो मत लिए। तो पहला क्या था, जलवायु कटिबंध स्थिर रहे होंगे या महाद्वीपों का विस्थापन होगा। ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है। कटिबंध क्या होते हैं? पूरे वर्ल्ड में 7 होते हैं ना, देखो बीच वाला होता है उष्ण कटिबंध, और आपके जो शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, ये आते हैं ना, कटिबंध होते हैं पूरे के पूरे। आपको पता भी होगा, नहीं पता होगा तो उसके ऊपर एक आगे आने वाले टाइम में एक वीडियो बना देंगे। तो कटिबंध होते हैं, तो वो बोल रहा है कि कटिबंध या तो कटिबंध स्थिर रहे होंगे यानी ऊपर नीचे नहीं गए होंगे। वो क्या है, अक्षांश के अकॉर्डिंग होते हैं कटिबंध, अक्षांशों के अकॉर्डिंग बटे हुए हैं कि इतने अक्षांश से इतने अक्षांश के बीच में उष्ण कटिबंध और इतने से शीतोष्ण कटिबंध, यानी शीत भी और उष्ण भी हो जहाँ पे, और ऊपर क्या हो गया, शीत कटिबंध, इस टाइप से। तो या तो जो कटिबंध है वो क्या हो गया, स्थिर हुए होंगे, या फिर महाद्वीपों का विस्थापन हुआ होगा। विस्थापन का मतलब क्या है, जैसे टूट टूट के और प्रवाहित होते हैं। विस्थापन यानी एक जो महाद्वीप पूरे इकट्ठे थे उनका विस्थापन होना शुरू हुआ होगा, ये दो चीज़ हुई होंगी। तो फिर इन्होंने क्या बताया कि महाद्वीप जो स्थिर रहे होंगे और जलवायु कटिबंध का स्थानांतरण हुआ होगा। तो वेगनर ने प्रथम विचार को स्वीकार किया और महाद्वीपीय विस्थापन विचार प्रस्तुत किया। यानी इन दोनों में वेगनर ने क्या समझा कि कटिबंध तो स्थिर रहे होंगे और क्या हुआ होगा, जो इनका जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, यानी ये बोल रहे हैं कि महाद्वीपों का विस्तार हुआ होगा, प्रवाह महाद्वीपों का हुआ होगा। तो यानी महाद्वीप टूटे हैं और उनका प्रवाह हुआ है, ये चीज़ मानी है इन्होंने। तो ये कैसे मानी है अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें जो आपका वर्ल्ड का मैप है इसमें थोड़ा सा समझते हैं। ये देखो जो सारा आपका नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ये सारे के सारे देखो, इस भाग को अपन यहाँ सटाएंगे तो एक्यूरेट आ जाता है, और इस भाग को इधर सटाते हैं तो ये भाग भी फिट हो जाता है, और इधर से ऑस्ट्रेलिया को भी थोड़ा सा ऊपर करते हैं तो ये भाग यहाँ पे सट जाता है। तो जो आपका ये था सारा का सारा महाद्वीप वेगनर, अब आपने क्या करना है, इमेज करनी है, इमेजिन करना है। साथ के साथ ये सोचो कि आप एक कहानी सुन रहे हो, ठीक है, कहानी आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी। तो आपको पूरा का पूरा इमेज करना है। इमेज के लिए मैंने ये आपका वर्ल्ड का मैप लिया है और कोशिश करी है, आगे भी बहुत सारे मैप हैं उनमें समझाने की कोशिश करी है, साथ के साथ आपके समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से आपने इमेजिन करना है ओनली। बाकी देखो ये नहीं है कि जो वेगनर ने कहा है वो पूरा 100 का 100 सही है, वो एक सिद्धांत है, अपन को तो उस सिद्धांत का ही करना है, अपन वेगनर के अनुसार ही सोचना है और उसी के अनुसार ये सारा का सारा आपका क्वेश्चन आता है वो लिखना है। तो वेगनर क्या कहता है, जहाँ आज वर्तमान डरबन है, डरबन यहाँ पे है, दक्षिणी जो अफ्रीका है वहाँ पे यहाँ डरबन शहर स्थित है। तो इसने क्या कहा कि जो डरबन शहर है
जो सारे महाद्वीप हैं वो सारे के सारे कहाँ इकट्ठे थे, यहाँ इस जगह पे इकट्ठे थे। सारे के सारे महाद्वीप कहाँ इकट्ठे थे, जो वर्तमान डरबन है, जो दक्षिणी अफ्रीका में एक सिटी का नाम है, वहाँ पे सारे के सारे महाद्वीप लाखों करोड़ों वर्षों पहले क्या थे, यहाँ पे इकट्ठे होना बताता है। तो यहाँ से आपने इमेजिन करना है कि पूरी पृथ्वी आपकी एक जगह इकट्ठी थी, यहाँ पे डरबन शहर के पास। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ये टूटते हैं यहाँ से, और टूटने के बाद फिर क्या होता है, यहाँ दो भागों में बढ़ जाता है। ये क्या होता है, आपका दो भागों में बढ़ जाता है। तो उत्तर का जो भाग है उससे यीन का निर्माण होता है, और इसको उत्तरी वाले भाग को, ये थोड़ा सा आपको 3-4 शब्द हैं ये अटपटे लगेंगे, तो इसको क्या बोला और इस भाग को अलग नाम दिया। और इसके अंदर जब ये दोनों टुकड़े टूटेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, पानी भर जाएगा। इस पानी जो भर जाएगा, इस भाग को इसने क्या कहा था, टेथिस सागर बोला था। इसको लारेशिया बोला, और इस भाग को क्या बोला इसने, गोंडवाना लैंड बोला। तो ये आपने याद रखनी है, तीनों के तीनों शब्द जो आते हैं, एक आधा शब्द हो आएगा, ये जर्मन भाषा के शब्द हैं इसलिए आपको अटपटे लगते हैं। तो ऊपर वाले को लारेशिया और अंगारा लैंड भी बोलते हैं, इसको ऊपर वाले भाग को अंगारा लैंड और लारेशिया, और नीचे वाले को गोंडवाना लैंड। और जो बीच में जब ये दो भागों में टूट गया तो इसमें बीच में जो पानी भर गया उसको क्या बोला, टेथिस सागर। और जब ये इकट्ठा था तो ये भाग तो देखो पूरी पृथ्वी पे पूरे जो महाद्वीप थे एक जगह थे, तो महाद्वीप एक जगह थे, तो इसके बाहर क्या था, इसके बाहर चारों तरफ क्या था, पानी ही पानी था, जिसको क्या बोला, पैंथालासा। वो जो पानी पानी था बाहर उसको क्या बोला, पैंथालासा। देखो 4 वर्ड हैं, चारों याद करने हैं आपने। जो अंदर पानी भर जाता है उसको टेथिस सागर। जब ये इकट्ठा था पूरा भाग आपका महाद्वीपीय भाग जो इकट्ठा था, इसको क्या बोला था, इसके जो बाहर पानी है इसको क्या बोला, पैंथालासा बोला गया। और जो टूट के भाग ऊपर ये अंगारा लैंड हो गया, और ये नीचे गोंडवाना लैंड हो गया। तो ये सारा का सारा भी आगे पढ़ेंगे और आगे समझेंगे। तो देखो सिद्धांत की जो मान्यताएं हैं ये देखो इस प्रकार से, ये जो भाग थे आपने वो इसलिए दिखाया था मैंने वर्ल्ड का मैप, ताकि आपको, कई बच्चों को पता ही नहीं है कि वर्ल्ड के मैप में दक्षिण अफ्रीका कहाँ है, डरबन कहाँ है। तो कम से कम आप इमेजिन करो तो आपको पता तो चले कि कहाँ है, डरबन शहर कहाँ पे है। तो ये देखो इस प्रकार से इकट्ठे थे, जो पूरा भाग था इसका इकट्ठा, यानी आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, आपका सारा का सारा जो आपका इंडिया भी है, ऊपर का एशिया महाद्वीप भी है, अफ्रीका महाद्वीप भी है, सारे ऐसे इकट्ठे थे। तो उस इकट्ठे हुए भाग को ये आपने 5 पॉइंट याद रखने, ये जीके में भी आते रहते हैं। और जीके वाले जो नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं, जो कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप समझो कि इसमें जो एक एक लाइन लिख रखी है, उस एक एक लाइन में, हर लाइन में जीके का क्वेश्चन बन रहा है। भाई ये चीज़ नोट कर लेना, जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनको एक एक लाइन पढ़नी है, और एक एक लाइन में क्या है, एक एक क्वेश्चन छुपा हुआ है। जैसे यहाँ से अपन देखें, देखो जो इसकी मान्यताएं हैं इसमें देखो, कार्बोनिफेरस काल में, आप पूछ सकते हैं कि भाई कौन से काल में हुआ, तो कार्बोनिफेरस काल में क्या हुआ, इसका संसार के सभी महाद्वीप क्या थे, एक जगह इकट्ठे थे। कहाँ, डरबन के पास, वर्तमान डरबन के पास थे, संयुक्त स्थल के रूप में, जिसको क्या कहा, पेंजिया। देखो एक ही लाइन में 2 क्वेश्चन बन गए कि ये कौन से काल में इकट्ठे थे, तो कार्बोनिफेरस काल में इकट्ठे थे। और जो कहाँ थे, वर्तमान जहाज डरबन है वहाँ पे, वर्तमान डरबन के पास थे। और संयुक्त स्थल था उसको क्या कहा गया था, इसको संयुक्त स्थल था, इसको क्या कहा, पेंजिया। यानी सबसे पहले जहाँ इकट्ठा था पूरा भाग उसको बोला गया पेंजिया, और बाहर जो पानी था उसको क्या बोला गया, पेंथालासा। जो बाहर पानी था उसको क्या कहा था वेगनर ने, पेंथालासा। इसके बाद में क्या हुआ, जब टूटना शुरू हुआ, टूटना शुरू होने के बाद ये ऊपर वाले भाग को क्या कहा, लारेशिया। जब भाग, एक भाग ऊपर चला गया और एक भाग नीचे आ गया, नीचे वाले भाग को क्या कहा, गोंडवाना लैंड। और बीच में जब ये पानी भर गया, इस पानी को क्या कहा, टेथिस सागर। देखो इसमें आप ये मैप बना हुआ है, इसमें टेथिस सागर लिखा रखा हुआ है, गोंडवाना लैंड लिख रखा है ऊपर लारेशिया। ये आपको समझाने के लिए कि वो भाग टूटे तो किस टाइप से टूटे होंगे। और देखो गोंडवाना लैंड लिख रखा है जहाँ पे, यहाँ देखो इधर उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, बीच में आपका अफ्रीका महाद्वीप है। ये देखो एक जगह सटे हुए हैं दोनों के दोनों।
तो इसको अपन पढ़ते हैं। इसकी मान्यता है, देखो कार्बोनिफेरस काल में शुरू हुआ था, जहाँ क्या था, पेंजिया था। पेंजिया क्या है, जर्मन भाषा का शब्द है और इसका जो वर्जन है हिंदी का उसको क्या बोलेंगे, पेंजिया को, यानी संपूर्ण स्थल। उसके बाद में जो चारों तरफ पानी भरा हुआ था उसको क्या बोला वेगनर ने, पेंथालासा। इसका अर्थ क्या होता है, जल ही जल। इसका अर्थ क्या होता है, जल ही जल। तो वेगनर के अनुसार जो पेंजिया का विभाजन हुआ था तो कार्बोनिफेरस काल के प्रारंभ में होता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेलियोजोइक। ये बच्चे इंग्लिश के काफ़ी बच्चे हैं तो उनके लिए मैंने इंग्लिश वर्जन भी साथ के साथ रखा है ताकि उनको भी समझ में आ जाए। तो इसके कारण पेंजिया के दो टुकड़े हुए। कौन से काल में हुए दो टुकड़े, ये भी आपको याद रखना है। मध्य जुरेसिक काल तक पेंजिया पूरी तरह से अलग हो गया और पेंजिया का विभाजन पर्व क्या था, गुरुत्वाकर्षण शक्तियों की असामान्यता के कारण संभव हुआ। और इसी समय कार्बोनिफेरस काल में भी टेथिस सागर का निर्माण संभव हुआ और उत्तरी भाग को इसे अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को क्या बोला, गोंडवाना लैंड बोला। तो ये पांचों चीजें समझ में आ गई ना। इकट्ठा था भाग पेंजिया कहलाया, उसके बाहर था पेंथालासा और फिर इनके टुकड़े हुए तो एक को लारेशिया, नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड और अंदर पानी भर गया उसको टेथिस सागर। तो इसके बाद में मध्य जुरेसिक काल आता है। मध्य जुरेसिक काल में गोंडवाना लैंड के टुकड़े हुए जो क्या हुए, क्रिटेशियस काल। ये क्रिटेशियस है भाई, आर लगा नहीं, शायद एडिटिंग में गलती हो गई होगी। क्रिटेशियस काल तक पूरी तरह अलग हो गए और मध्य जुरासिक काल में ही टेथिस सागर क्या हो गया था, बंद होना प्रारंभ हो गया। और टर्सरी काल के अंत में पूरा ये जो काल है ना, ये आपको ध्यान रखना है। मैं इसके अपने बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में इसमें मैं डाल भी दूंगी आपके, इसका भी लिंक है। ये अपना लेसन नंबर 3 है जियोलॉजिकल टाइम का, उसके अंदर सारे के सारे है। क्योंकि ये आपको ऐसे रट्टा नहीं लगाना है, सारी चीज़ें जो जो चीज़ें आती हैं वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो लेसन नंबर 3 मैंने अच्छे से पढ़ाया था, अच्छे से आपको ये कालक्रम समझाए थे कि जुरेसिक काल कौन सा था, क्रिटेशियस काल कौन सा था, वो सारे के सारे आपके समझ में आएंगे। तब आपको कालक्रम अनुसार ये भी समझ में आएगा कि उस काल में ये हुआ था और उस काल में ये हुआ था। वेगनर का सारा देखो, पहले अपने कार्बोनिफेरस काल में ये क्या था, इकट्ठा था। उसके बाद में जुरेसिक काल, देखो ये जो जुरेसिक काल, क्रिटेशियस काल, ये उसी में समझ में आएंगे। तो सबसे पहले आपको ये जो सिद्धांत है समझने से पहले आपको काल समझने जरूरी हैं, तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना। तो टर्सरी काल के अंत में ये पूरा हो गया। इस तरह गोंडवाना लैंड का विभाजन और विभिन्न दिशाओं में प्रवाह के कारण वर्तमान महाद्वीप बने। और विषुवत रेखा क्या थी, मध्य जुरेसिक काल में वर्तमान अल्पाइन क्षेत्रों से होकर गुजरती थी। जहाँ से आज भूमध्य रेखा गुजरती है उस टाइम पे वहाँ से नहीं गुजरती थी। जहाँ पे आप देखना है, आपको वर्ल्ड के मैप पे देखना है कि अल्पाइन पर्वत कहाँ है, वहाँ से ये विषुवत रेखा आपकी गुजरती थी। तो उसको उस हिसाब से, उस एंगल से इन्होंने सारी की सारी चीज़ें बता रखी हैं। जो ये टेथिस सागर का निर्माण कार्बोनिफेरस काल से प्रारंभ होता और मध्य जुरासिक काल तक चलता है। फिर टेथिस सागर का बंद होना मध्य जुरासिक काल से शुरू होता है और टर्सरी क्लब में प्लायोसिन युग तक क्या होता है, पूरी तरह बंद हो जाता है। इसके बाद में टेथिस सागर का निर्माण कार्बोनिफेरस काल से प्रारंभ होकर मध्य जुरासिक काल तक चलता है। मध्य जुरासिक काल से शुरू होता है, जो टर्सरी काल प्लायोसिन युग तक पूरी तरह क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और क्रिटेशियस काल के अंत तक गोंडवाना लैंड का विखंडन हुआ और जिससे वर्तमान महाद्वीप अस्तित्व में आए। तो वेगनर के अनुसार, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई, वेगनर के अनुसार प्रवाह यानी जो प्रवाह होता है उसका भी तो कोई कारण हुआ होगा कि वो प्रवाह कैसे होता है। ये भी तो सोचने की बात है ना कि प्रवाह किसी का पश्चिम की तरफ प्रवाह हो रहा है तो किसी का उत्तर दक्षिण की तरफ प्रवाह हो रहा है, किसी का किधर। तो उसमें इतना क्या था कि ऐसे प्रवाह हो रहा है। तो इसने दो चीज़ें बताई। पहली चीज़ बताई विषुवत रेखा की ओर जो प्रवाह होता है। विषुवत रेखा यानी जो आपकी भूमध्य रेखा थी वो आपके ऊपर अफ्रीका के ऊपर चले जाओ, आपको अल्पाइन पर्वत दिखते हैं जहाँ पे एशिया में, उसके पास से यानी पूरा अफ्रीका क्रॉस हो जाता है। जो अफ्रीका महाद्वीप वहाँ होती थी उस टाइम पे, शो करते थे वहाँ पे। तो विषुवत रेखा की तरफ यानी ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ जो आपका प्रवाह होता था उसका क्या कारण बताया, अल्पाइन पर्वत होकर गुजरते थे। इसके लिए दो बल उत्तरकारी थे भाई। पहला तो गुरुत्वाकर्षण बल था और प्लवनशील बल, यानी इन बलों के कारण प्रवाह कहाँ था, उत्तर की तरफ विषुवत रेखा की तरफ प्रवाह था।
तो ये इम्पोर्टेंट है, इसमें पूछ लिया जाता है कई बार क्वेश्चन में कि कौन से प्रवाह से कौन, जैसे उत्तर की तरफ प्रवाह था तो उसका कौन सा बल जिम्मेवार था, कौन सा था गुरुत्व बल और प्लवनशील बल। अब आ जाता है नंबर 2। इसमें अगर हम बात करते हैं तो इन बलों के कारण महाद्वीपों के टुकड़े क्या हुए, भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित हुए, और जिस कारण अल्पस हिमालय पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ, जैसे ग्रेटर मध्य, महान और मध्य शिवालिक पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ हैं उनका निर्माण हुआ। दूसरा बल क्या बताया वेगनर ने कि पश्चिम की ओर जो प्रवाह था उसका क्या बताया कि क्या कारण था कि पश्चिम की ओर प्रवाह हो रहा था कुछ महाद्वीपों का, तो उसका कारण बताया सूर्य और चंद्रमा का ज्वारीय बल। ये दोनों चीज़ें आपसे पूछ लिया जाता जी कि में आ जाएगी उत्तर की तरफ प्रवाह हुआ उसका क्या कारण था, कौन सा बल था, तो उसका कौन सा बल था गुरुत्वाकर्षण बल और प्लवनशील बल। ये पूछ लिया जाए कि पश्चिम की ओर प्रवाह हुआ था, पश्चिम की तरफ प्रवाह हुआ तो देखो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का निर्माण हुआ, तो वो कैसे बताया उन्होंने, किस बल का नाम लिया, सूर्य और चंद्रमा का ज्वारीय बल का नाम लिया। तो इसमें क्या था कि इस बल के कारण उत्तरी अमेरिका यूरोप से और दक्षिणी अमेरिका कहाँ से, अफ्रीका महाद्वीप से अलग हो गए, जिस कारण क्या महासागरीय जो आपका अटलांटिक महासागर था उसका निर्माण हुआ। अब संरचना और भूगर्भिक प्रमाण दिए उसने कि ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, उसके मेरे पास प्रमाण भी हैं। तो प्रमाण में उन्होंने बताया कि हार्सिनियन और कैलिडोनियन काल में निर्मित पर्वत श्रेणी जैसे जोलन पर्वत श्रेणी, एप्लेसियन, पेनाइन ये थी, और इसके बाद में जो टिलाइस निक्षेप थे वो बताए इन्होंने, इनका बताया कि यह औषधि चट्टान है जो हिम के निक्षेप से बनी और गोंडवाना क्रम के सभी टुकड़ों में अवशेष मिलते हैं जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि सभी क्या थे, एक ही भाग थे, यानी पूरा का पूरा जो आपकी पृथ्वी पे महाद्वीप अलग अलग वो सारे के सारे क्या थे, एक ही भाग थे। उसके बाद में उन्होंने और भी सारे प्रमाण दिए। तो उसमें प्लेसर निक्षेप बताया, प्लेसर निक्षेप क्या होता है, प्लेसर सोना युक्त सिराएं हैं जो तटवर्ती रेतीले भागों में मिलते हैं जैसे घाना और ब्राज़ील तटों पे। फिर जीवाश्म संबंधी प्रमाण भी बताए उन्होंने, जो जीवाश्म संबंधी जो ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति थी, इस वनस्पति के अंदर गोंडवाना क्रम के सभी टुकड़े मिलते हैं, और लेमुर नामक एक जीव बताया, ये लेमुर है भाई, लेमुर इस जीव में क्या थे अवशेष, इस जीव के जो अवशेष थे वो देखो आप इमेज करो, भारत जाओ फिर मेडागास्कर अफ्रीका में मिलते हैं, जिस कारण इसको सम्मिलित रूप से क्या कहा था, ये एडिटिंग में गलती हो रखी है, ये लेमुरिया है, लेभुरिया नहीं भाई, लेमुरिया है, लेमुरिया कहा। और मार्सुपिलियस जो कंगारू और आपके ओपोसम जो जीव थे वो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका में मिलते थे, यानी जहाँ जहाँ अब अलग अलग जो महाद्वीप हैं उनमें बहुत सारी ऐसी एकताएं हैं, यानी बहुत सारी ऐसी चीज़, कुछ तो उसमें जीव मिल रहे हैं, कुछ जीवाश्म प्रमाण बताए उन्होंने, तो वो सारे अलग अलग महाद्वीपों पे कैसे हो सकते हैं। और सबसे मेन ये बताया कि जो आपके अभिमुख तटों की जो भौगोलिक समरूपता है साक्ष्य, यानी जिग्सा फिट का मतलब क्या होता है, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है और ये आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। अगर उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका को हम पास ले जाते हैं तो ये गिनी की खाड़ी में सटाया जा सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिग्सा फिट। कई बार आ जाता क्या होता है जिग्सा फिट, तो क्या इसको हमने क्या नाम दिया, जिग्सा फिट। इसमें क्या है, अटलांटिक महासागर के पूर्वी और अटलांटिक जो महासागर है उसके पूर्वी और पश्चिमी तटों के कारण आश्चर्यजनक समानता पाई जाती है, और दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट को क्या है, अफ्रीका के पश्चिमी तट से मिला दिया जाता है। देखेंगे तो उसको एकता दिखाई देगी कि हाँ कभी ना कभी ये मिले होंगे। उसके बाद में जो लेटेस्ट था आपका, लेटेस्ट में जो पूरा चुंबकत्व साक्ष्य थे इसमें और भी ज़्यादा उभर के आ गया था, हाँ कभी ना कभी जरूर होंगे। इसमें क्या था, आरंभ में जब पृथ्वी क्या थी, तरलतावस्था में थी, तब आग्नेय शैलों का निर्माण हुआ था, और उस समय इन शैलों में विद्यमान लोह युक्त जो ऑक्साइड के कण चुंबकीय उत्तर दिशा की ओर क्या थे, आकर्षित हुए होंगे, और इन पौराणिक चट्टानों के जीवाश्मी चुंबकत्व की दिशा में उस काल में क्या हुआ होगा, देशांतर का अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये भी प्रमाण दिए उन्होंने, बहुत सारे ऐसे प्रमाण दिए, ये देखो ये और जीवों के प्रमाण दिए उन्होंने, जैसे रेप्टाइल्स टाइप की प्रजातियां होती हैं वो होती हैं वो आपकी
ये यहाँ पे आपकी दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारत, आपका अंटार्कटिका में, ऑस्ट्रेलिया में, ये सारी जगह देखा गया कि ये जो प्रजातियाँ इनके सब के अवशेष सारे महाद्वीपों में मिले। तो इससे भी क्या पता चलता है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो ये महाद्वीप इकट्ठे हुए होंगे। तो देखो छोटे रेप्टाइल्स हैं जिसके अवशेष क्या है, केप प्रांत, ब्राज़ील अब तटीय क्षेत्रों में मिलते हैं। लिट्रोसार्स ये भी स्तनपायी हैं। सरीसृप, ये एडिटिंग में है, ये सरीसृप है। सरीसृप है यानी सर्प जैसी कोई प्रजाति थी, सांप जैसी प्रजाति थी, वो बहुत सारी जगह देखो ये सारी जगह मिलते हैं। इससे भी क्या प्रमाणित होता है कि कभी ना कभी ये जुड़े थे, महाद्वीप एक जगह जुड़े हुए थे। उसके बाद में उन्होंने जैविक प्रमाण बताया था। लेमिंग नामक एक जीव था, उस जीव की प्रवृत्ति क्या थी कि पश्चिम की तरफ आके इस आते थे। जब खुला ये इकट्ठे थे महाद्वीप, उस टाइम पे वहाँ पे खुला रहता था पूरा का पूरा। अब क्या हो गया, वहाँ पे जब पश्चिम की तरफ उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का प्रवाह हो गया, तो क्या किसका निर्माण हो गया, आपका अटलांटिक महासागर का निर्माण हो गया। ये देखो यह ध्रुवीय क्या थे, घुमंतु जीव थे और स्कैंडिनेवियाई क्षेत्रों में रहते थे। और इन जीवों का व्यवहार बताता है कि जब इनकी संख्या बढ़ जाती थी तो ये पश्चिम की ओर क्या कर लेते थे, प्रस्थान कर लेते थे। और वर्तमान में उसका अनुसरण करते हुए पश्चिम की ओर प्रस्थान करते। अब वहाँ क्या है, समुद्र है, तो ये समुद्र में डूब के अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। यानी इनके पूर्वज भी ऐसे ही करते थे। इधर आने की इनकी होती थी। पहले इनको खुला आसमान मिलता था यहाँ पे, क्योंकि पूर्वी ना दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका इकट्ठे थे। अब वो अलग होते ही वहाँ क्या हो गया, पानी भर गया और उसको हम क्या बोलते हैं अभी, अटलांटिक महासागर यानी समुद्र है, तो वहाँ डूब के अपनी जान दे देते हैं। तो जलवायु प्रमाण भी इन्होंने बताए कि जलवायु प्रमाण में बताया इन्होंने कि अध्ययन के दौरान वेगनर को पता चला कि सहारा मरुस्थल में जो हिमानी के निक्षेप थे, देखो जहाँ पे आज मरुस्थल है वहाँ क्या थे, हिमानी के निक्षेप। तो 40 से 60 डिग्री नॉर्थ के मध्य कोयले का पाया जाना इस बात को क्या करता है, प्रमाणित करता है कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ होगा। लेकिन वेगनर के इस विचार को कई वैज्ञानिकों ने नहीं माना। जैसे चैम्बरलिन थे, उन्होंने क्या कहा कि ये एक सड़ा हुआ टुकड़ा कहा उस जमीन को, जिसने इसने बताया कि बोल पता नहीं ये है नहीं। लेकिन ज़्यादातर इसको सही मानते हैं इस सिद्धांत को। अब ये इन्होंने बहुत सारे देखो प्रमाण दिए, और आप लोगों को भी जब देखोगे तो लगेगा कि हाँ प्रमाण तो इसके सही हैं कि सारी की सारी चीज़ें कैसे मिल सकती हैं। जो कोयले के प्रमाण थे वो भी एक आप इकट्ठे करते हो इनको, दक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका को इकट्ठे करते हो। बहुत सारे खनिज ऐसे हैं, कोयला है जो वो उत्तरी अमेरिका में भी मिलता है, और वहीं आपका इधर एशिया में देखोगे तो उसी प्रकार का कोयला मिलता है। और आप पहाड़ों का देखोगे तो पहाड़ों में भी जो आपके पत्थर हैं वो भी सेम आपके इसके रहते हैं, जो चीज़ें उसमें हैं उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी अमेरिका के पहाड़ पर्वतों में है। और उनको हम मिलाते हैं तो उनमें ऐसे ही जिगजैग आकृति बनी हुई है जो एक दूसरे की तरफ सटाए जा सकते हैं, इस टाइप के। तो बहुत सारे इन्होंने प्रमाण दिए थे। लेकिन कुछ वैज्ञानिक हैं, कोई हैं अभी जैसे लेटेस्ट होते जाएंगे। इन्होंने देखो कब दिया था, कहाँ, 1912, यानी एक सदी बीत चुकी है। तो नई नई चीज़ें होंगी, नई नई शोध भी होंगे, तो और नए नए आपके भूगोलवेत्ता आते गए, उन्होंने अपनी आपत्ति जताते गए, आलोचना बताते गए कि ये आलोचना है। अब आपको तय करना है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो देखो अब इनकी आलोचना उसी में छुपी है, जो इन्होंने प्रमाण बताए थे वही इनकी आलोचनाएं बताई गई हैं। तो अपन आलोचना पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जो वेगनर की आलोचना देखो, वर्षों क्या हो गया था, विगत 90 वर्षों में क्या थे, अनेक विद्वानों ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की अनेक त्रुटियां संगतियों की ओर ध्यान आकर्षित किया, जो इस प्रकार है। सबसे पहले तो विघटन के समय की आपत्ति जता दी। सबसे पहले जो यानी इनके टुकड़े हुए तो उसी के ऊपर आपत्ति जता दी वैज्ञानिकों ने। क्या बताया कि वेगनर का मानना है कि पेंजिया का विघटन पुराजीवी कल्प में यानी पेलियोजी की इरा में शुरू हुआ, और इससे पहले पेंजिया को किस शक्ति ने बांध रखा था महाद्वीपों का परवा इस काल से। यानी वो बोल रहे हैं कि इसी काल में क्यों अलग हुआ, इससे पहले अलग क्यों नहीं हुआ। बात तो इनकी भी सही है, अगर होना ही था तो पहले क्यों नहीं हुआ, और उसी काल में क्यों शुरुआत हुई, ये चीज़ उन्होंने नहीं बताई कि उसी काल में क्यों शुरुआत हुई। उसके बाद में इन्होंने बताया कि विस्थापन की दिशा पर भी इन्होंने असहमति जताई, यानी विस्थापन की दिशा उत्तर की तरफ बताई थी, इन्होंने पश्चिम की तरफ बताई थी। तो उधर क्यों हुई, ये देखो। वे वेगनर के अनुसार महाद्वीपों का विस्थापन दो दिशाओं में बताया था, एक तो पश्चिम की ओर बताया, दूसरा भूमध्य रेखा की ओर बताया। तो विद्वान इस बात से सहमत नहीं है
एफ बी टेलर ने दोनों ध्रुवों को विस्थापन का केंद्र माना और उनके अनुसार हिमालय, आल्प्स, रॉकीज, पूर्वी पश्चिमी द्वीपसमूह ऐसे विस्थापित जो विस्थापन की बाहरी सीमाएं हैं। दूसरी ओर इवांस ने 1919 में अफ्रीका महाद्वीप को ही विस्थापन का केंद्र माना। तो इनके अनुसार महाद्वीपों का विस्थापन अफ्रीका से पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में हुआ था। तो बहुत सारी इसकी त्रुटियां भी हैं। महाद्वीपों का वितरण विस्थापन के अनुसार नहीं, यानी महाद्वीपों का जो वितरण था वो विस्थापन के अनुसार नहीं है। कैसे नहीं है? वेगनर ने कहा था कि महाद्वीपों का एक प्रवाह तो क्या है, भूमध्य रेखा की ओर है, और यह सत्य है। जो ज़्यादातर महाद्वीप भूमध्य रेखा के पास, आप देखोगे कि भूमध्य रेखा के आसपास इकट्ठे हैं। तो आर्थर होम्स के अनुसार भूमध्य रेखा के निकट ज़्यादा महाद्वीपों के इकट्ठा न होने के पीछे कोई और बल कार्य कर रहा होगा। वेगनर द्वारा सुझाया गया बल नहीं। वो बोलते हैं कि भाई वेगनर इतना बड़ा बल थोड़ी ना है कि इतने बड़े लेवल पे, यानी कितने लाखों करोड़ों लाखों किलोमीटर दूर का, जितना दूर का एरिया है आपके पृथ्वी है, वो इतने छोटे बल से कैसे विखंडित हो सकती है ये पृथ्वी आपकी, जो महाद्वीप है ये। तो ये देखो समय जो जिग्सा फिट का बताया था, मैंने बताया था कि दक्षिण अमेरिका देखा अफ्रीका को सटाते हैं तो ये बिल्कुल मिलते हैं जिग्सा फिट का। तो उसमें भी त्रुटि बता दी। क्यों बता दी? अटलांटिक महासागर के दोनों तटों को मिलाने की बात कि इसमें कितनी समानता बताई उन्होंने। जो दक्षिणी अमेरिका के ब्राज़ील को अफ्रीका के गिनी तट के से मिलाते हैं तो उसमें 1.5 डिग्री का अंतर रहता है। बताओ, छोटी छोटी चीज़ें भी अभी कर लेते हैं वैज्ञानिक, वो भूगोलवेता, वो बोल रहे हैं कि अगर इसको मिलाते हैं तो हम 1.5 डिग्री का अंतर रहता है। तो ये भी इन्होंने त्रुटिपूर्ण बता दिया। इसके बाद में वलन की संभावना से इनकार कर दिया। जो सिद्धांत था वेगनर का, वो बोल रहे थे कि पश्चिमी विस्थापन के कारण रॉकीज और एंडीज पर्वत श्रेणी की रचना हुई थी, जबकि भूमध्य रेखा विस्थापन से आल्प्स और हिमालय पर्वत बने थे, और विस्थापन द्वारा रॉकीज और एंडीज पर्वत क्या थे, श्रेणियों का निर्माण हो ही नहीं सकता। बॉबी की जो साइमा को बलहीन मानते हुए कहा कि सियाल के साइमा से टकराने पर भूपृष्ठ पे बल नहीं पड़ सकते। तो ये भी उन्होंने कि जो पहाड़ों पे वलन पड़े हुए हैं वो भी इससे नहीं पड़े। उसके बाद में इन्होंने परस्पर विरोधी कथन भी बताए कि वेगनर के अनुसार महाद्वीप सियाल से बना है जो बिना किसी रुकावट के साइमा के ऊपर तैर रहा है। लेकिन पर्वत निर्माण की व्याख्या करते हुए वेगनर ने बात पलट भी दी और बताया कि पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते समय सियाल पर साइमा की ब्रेक लग गई, जिस कारण रॉकीज एंडीज नामक जो भी आपके पर्वत थे वो क्या हो गए, मोड़दार पर्वत बने। और इस प्रकार एक साथ दो परस्पर विरोधी बातें, यानी एक बात तो ऐसी बोल दी, दूसरी बात उसी को पलट दिया वेगनर ने। कई बार हो जाता है, ध्यान नहीं रहता। तो उसके बाद और क्या आलोचनाएं बताई ने? अंतर समुद्री कटक का भी बताया। जो समुद्री कटक हैं वो दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट, यूरोप और अफ्रीका के पश्चिमी तट से क्या हैं, जुड़े हुए थे, जो अटलांटिक महासागर के मध्य पाए जाने वाली इस आकार की जो समुद्री कटक है। आपने देखा था कटकों का बात भी हुई थी। जो आपके अटलांटिक महासागर है उसके बीच में कटक मिलते हैं, इस आकार का होता है जो। उसके बाद में इन्होंने महाद्वीप चापों पर भी विवाद खड़ा कर दिया। बोले कि वेगनर ने चापों का निर्माण महाद्वीपों के पश्चिम की ओर खिसकने से हुआ माना है, जबकि स्वेस व डेली इसे भूखंडों के पूर्व की ओर प्रवाह का परिणाम मानते हैं। तो वलन के आकार पर भी आपत्ति जताई थी इन्होंने। तो ये था आपका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर का। तो सारी आलोचनाएं और तथ्य इन्होंने प्रमाण दिए। अगर प्रमाणित किया जाए उस टाइम के, तो ये महान भूगोलवेता अभी भी हैं ही महान भूगोलवेता, तभी आपकी बुक में हम इनको पढ़ रहे हैं और इम्पोर्टेंट है। और जो इसकी आलोचनाएं थी, तो अभी नए नए जैसे अभी लेटेस्ट चलते रहेंगे तो भी आलोचनाएं भी आएंगी, और आलोचनाएं हैं भी, कुछ आलोचनाएं भी हैं, लेकिन ज़्यादातर इसका क्या है, आलोचनाओं के साथ साथ इन्होंने उस टाइम पे, ये सबसे बड़ी बात है कि उस टाइम पे इन्होंने सारी की सारे कैलकुलेशन किया। एक भूगोलवेता थे, ये एक जलवायुवेता थे, और जलवायुवेता होने के बाद क्या किया इन्होंने, जलवायु वेता होने के बाद जब अलग अलग जलवायु मिली अलग अलग जगह, तब इनके दिमाग में जन्म लिया कि कहीं ना कहीं स्थलखंड इकट्ठे तो नहीं होंगे। फिर उन्होंने सर्च करना शुरू किया, बहुत सारे प्रमाण दिए इन्होंने। उन वो प्रमाण दिए हैं उनमें लगता है कि बिल्कुल एक्यूरेट सही हैं, सही चीज़ें सारी के सारी सही हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिक ये क्या मानते हैं, इनको सही नहीं मानते। तो ये आपका था लेसन नंबर 8, ये पूरा हो गया। अगर इसमें कोई दिक्कत है, कोई समझ में चीज़ नहीं आती है, तो अपन क्लास लेंगे अपनी जूम मीटिंग में, वहाँ समझेंगे।
और जो बच्चे बाहर के हैं वो कमेंट्स में डाल सकते हैं। और ये ज़रूर डालें कि आपको बोर्ड पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है या पीडीएफ में ज़्यादा अच्छे से समझ में आया। जो ये टाइप हैं दोनों के दोनों, इसमें कौन सा टाइप अच्छा लगा तो वही टाइप में अपन ज़्यादा वीडियो बनाएंगे। तो धन्यवाद।